नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए क्लास 10th हिंदी का जो है पार्ट 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का जो है पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे, अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है जिसका लेखक है देखिए भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? ये निबंध है, लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप लोग देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो देखिए महू जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के अंतर्गत एक देखिए एक एक क्या है? एक गाँव है, ठीक है? इस गाँव को देखिए वर्तमान में देखिए अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। महू को वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है? और यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के अंतर्गत आते हैं महू, ठीक है? इसको वर्तमान में अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा, तो याद रखिएगा देखिए मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। याद रखिएगा ये भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा कि मानव मानव मुक्ति के जो है पुरोधा देखिए बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। देखिए प्राथमिक जो है प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से यानी कि कहने पर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए देखिए न्यूयॉर्क देखिए अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क गए और वहाँ से देखिए फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए, ठीक है? तो याद रखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से यानी कि कहने पर जो है उस उच्चतर जो है शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन गए। देखिए उन्होंने उन्होंने संस्कृत का जो है धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग वांग अनुवाद के ज़रिए जो है वांग्मय अनुवाद के ज़रिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज के क्षेत्र में अनेक अनेक देखिए मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। याद रखिएगा उन्होंने देखिए संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरावैदिक वांग्मय अनुवाद के ज़रिए क्या किया? पढ़ा और ऐतिहासिक समाज के क्षेत्र में देखिए अनेक अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की और अनेक क्या की? मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। देखिए सब इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावाद और धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर देखिए क्या हुआ कि देखिए इतिहास मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद और तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर ये सभी के जो है विख्याता बनकर उभरे कौन? जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। देखिए स्वदेश यानी कि अपने देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की थी। याद रखिएगा स्वदेश मतलब क्या? अपने देश। तो अपने देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, ठीक है? देखिए समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मज़दूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए देखिए अथक संघर्ष किया। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखिए समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखिए अछूतों जो एक-दूसरे से भेदभाव करते हैं, ठीक है? अछूतों और स्त्रियों और मज़दूरों को जो है मानवीय यानी कि अपना अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष यानी कि काफ़ी प्रयास किए। देखिए उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति थे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा साहेब के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन-कौन थे? याद रखिएगा बुद्ध थे और कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। तो याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसको आप लोग नोट करते हुए जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बुक से नोट कर लीजिएगा। बुद्ध थे और यहाँ पर देखिए कबीर लिखा हुआ है, ठीक है? कबीर लिखा हुआ है। बुद्ध थे, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। देखिए भारत के भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और
एकनिष्ठ संपर्कन के कारण आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हैं। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता कह के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या थे कि भारतीय संविधान के क्या थे? निर्माता थे, ठीक है? देखिए दिसंबर दिसंबर 1956 ईस्वी में, तो याद रखिएगा दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। तो याद रखिएगा बाबा साहेब का निधन कब हुआ? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। देखिए बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, याद रखिएगा बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। तो बाबा साहेब की पुस्तकें के बारे में याद रखिएगा कौन-कौन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाबा साहेब की प्रमुख पुस्तकें देखिए द कास्ट इन इंडिया, इसको नोट कर लीजिएगा कि बाबा साहेब की प्रमुख पुस्तकें कौन-कौन है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा द कास्ट इन इंडिया हो गया, उसके बाद देखिए देयर मैकेनिज्म हो गया, देयर मैकेनिज्म, उसके बाद देखिए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया। देखिए द अनचटेबल्स पूछता है कि द अनचटेबल्स किसकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। उसके बाद देखिए हू आर दे, उसके बाद देखिए हू आर शुद्धराज, बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म लिखा हुआ है, बुद्धिज्म एंड देखिए कम्युनिज्म। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धिज्म एंड देखिए कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। देखिए देखिए बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो याद रखिएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थॉट्स ऑन थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक जो है स्टेटस। उसके बाद देखिए द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द राइज एंड फॉलो ऑफ द हिंदू के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए हिंदू वुमेन, उसके बाद देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। देखिए हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है, हिंदी में उसका संपूर्ण वाङ्मय जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखिएगा कि हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है। देखिए प्रस्तुत यह देखिए यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्छेद उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। याद रखिएगा यह पाठ जो है संपूर्ण पाठ यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है? तो लिखिए एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के देखिए ललई सिंह यादव द्वारा जो किया गया है, रूपांतरित किया गया है जाति भेद के बारे में, उससे जो है संपादन से के साथ से लिया गया है, ठीक है? देखिए यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल देखिए लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, यह भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है वो दिए गए देखिए जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में देखिए अध्यक्षहीन भाषण के रूप में जो है तैयार किया गया था, ठीक है? अध्यक्षहीन भाषण के रूप में तैयार किया गया था लाहौर में 1936 में, ठीक है? देखिए परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हुए। लेकिन आयोजन का जो है पूर्णतः क्या न नहीं होने के कारण देखिए पूर्णतः जो है सहमति न बने सकने के मतलब पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकने के कारण जो है सम्मेलन क्या हो गया? स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। देखिए यह पढ़ ना सका, देखिए यह देखिए पढ़ा ना जा सका और यह पढ़ा नहीं और ये जो भाषण जो है यह पढ़ा नहीं जा सका। देखिए बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और बाद में बाबा साहेब ने इस भाषण को जो है स्वतंत्र पुस्तिका का क्या दिया? रूप दिया। देखिए प्रस्तुत आलेख में हुए भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन देखिए अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार बरकरार जाति प्रथा पर देखिए मानवीय देखिए नेस ग्रीक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों रूढ़ों देखिए पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी देखिए यहाँ पर एक संभ्रांत विभेदता का दृष्टिकोण उभर सका है, ठीक है? देखिए भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह
एक आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, ठीक है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके द्वारा कौन-कौन से पुस्तक लिखे गए, कौन से भाषण दिए गए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा इस चैप्टर को क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी है। यानी कि इस युग में यानी कि वर्तमान समय में भी जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद को मानने वाले की क्या नहीं है, कमी नहीं है। देखिए इसके पोषक यानी कि जातिवाद को मानने वाले इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी कि जातिवाद को मानने वाले कई आधारों पर क्या करते हैं, जातिवाद को समर्थन करते हैं। देखिए समर्थन का एक अधिकार यह कहा जाता है कि यानी कि समर्थन करने का एक अधिकार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज यानी कि आधुनिक जो समाज है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक समाज यानी कि काम के कुशलता के लिए यानी काम को सही तरह से होने के लिए जो है क्या करता है कि जो है श्रम विभाजन को क्या करता है, आवश्यक मानता है। देखिए और देखिए चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि जातिवाद को मानने वाले कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है? दूसरा रूप है, इसलिए इसमें जो है कोई क्या नहीं है, बुराई नहीं है। देखिए इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो ये आपत्तिजनक है कि देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लेता है। यानी कि जाति प्रथा क्या करता है कि श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन यानी मज़दूरों का भी विभाजन के लिए एक क्या कर देता है, रूप जो है लिए हुए है। देखिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की देखिए आवश्यकता है। यानी कि श्रम विभाजन क्या है कि निश्चय ही क्या है, एक सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। यानी कि भारत का जो जाति प्रथा है, वो श्रमिकों का जो है अस्वाभाविक जो है विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक-दूसरे के ऊँच-नीच भी करा देते हैं। यानी कि जाति के आधार पर बाँटते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है ऊँच-नीच की व्यवहार किया जाता है, ठीक है? तो देखिए जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है और इस प्रकार की जो है जाति व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। देखिए जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि जाति प्रथा को क्या मान लिया जाए, श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यानी कि जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक मतलब ये सही नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जाति प्रथा के आधार पर जब जब श्रम को बाँट देते हैं यानी कि काम को बाँट देते हैं, तो वह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है क्योंकि जिस जाति के जो होते हैं, उसी जाति के अनुसार उसको क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है। तो जो कि क्या होता है कि मनुष्य की रुचि पर क्या आधारित नहीं होता है। देखिए कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करते हैं। यानी कि कुशल व्यक्ति जो होते हैं और जो सक्षम श्रमिक होते हैं, वो समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। क्या है? समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। देखिए तो देखिए हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, यानी कि व्यक्तियों की क्षमता चाहे वो किसी भी जाति को हो, तो उसकी क्षमता को हम इस तरह से विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। वो अपने व्यक्ति को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि वो अपने पेशा यानी कि अपने काम को, अपने कार्य को चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है? देखिए इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह नहीं कि जाति प्रथा क्या कहता है कि जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत क्या है? तो देखिए कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरी दूसरे ही दृष्टिकोण से माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ निर्धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। यानी कि जाति क्या करता है कि जाति प्रथा को अगर सही ठहराया जाए, तो माँ के गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है कि बच्चों को जो है अपना पेशा जो है निर्धारित कर दिया जाता है कि वो जिस जाति के होंगे, उस जाति के अनुसार उसको क्या करना होगा, काम करना होगा। तो देखिए, नेक्स्ट है देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बाँध बाँध कर रख देती है। यानी कि जाति प्रथा जो है अपने पेशे को, अपने काम को जो है दोष यानी कि गलत तरीका से निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए यानी कि जीवन भर के लिए जो है एक पेशे में, एक ही काम में मतलब जिस जाति के वो हैं उसी काम में उसको बाँध कर रख देते हैं। देखिए भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, भले ही उसका काम क्या है अनुपयुक्त हो यानी कि उपयुक्त नहीं हो या अपर्याप्त
होने के कारण भी वह भूखे मर जाए, यानी कि काम पर्याप्त न होने के कारण वह जो है भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, यानी कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है कि क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी तकनीकी में निरंतर विकास और कभी-कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उद्योग धंधों में कभी-कभी जो है आकस्मिक जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ता है, जिसके कारण उद्योग धंधा बंद हो जाए तो मनुष्य को क्या करना पड़ता है कि अपना पेशा पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को देखिए अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, यानी कि जाति प्रथा इस तरह से बढ़ देते हैं कि मनुष्य को अपना पेशा बदलने की क्या नहीं हो, स्वतंत्रता ना हो। इसके लिए भूखे मरने के अलावा और भूखे मरने के अलावा चारा रह जाता है। क्या रह जाता है? चारा रह जाता है। देखिए, हिंदू धर्म हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, यानी हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, जो उसका पैतृक ना हो। यानी कि हिंदू धर्म की जो जाति प्रथा है, वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते हैं कि जो उसका क्या ना हो, पैतृक जो है ना हो। भले ही वह उसमें परंपरागत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देखिए ना देकर इस प्रकार की पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गया है। तो इस प्रकार क्या कर देते हैं, पेशा को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देते, यानी कि जो जिस पेशा से है उसको उसी पेशा के अनुसार काम करना है। जो भारत में क्या है, भारत में बेरोजगारी का है एक जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो पूछा जाता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि सन विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है कि सन विभाजन के दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष से क्या है, युक्त है। देखिए, जाति प्रथा का सन विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर रहता है, यानी कि जाति प्रथा का जो विभाजन किया जाता है, वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान कोई कोई स्थान अथवा कोई महत्व नहीं, यानी कि मनुष्य की जाति प्रथा में क्या है कि मनुष्य की जो है व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि में कोई स्थान अथवा कोई महत्व नहीं है। देखिए, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है कि आज के जो है उद्योगों में देखिए गरीबों उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल व्यवस्था अवश्य करते हैं। यानी कि उद्योग और देखिए गरीबी और उत्पीड़न में इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि जितने कि लोग निर्धारित काम को, यानी कि काम करने का मन नहीं है, जो काम करने का मन नहीं है, लेकिन जातिवाद क्या करते हैं, उसी काम करने को अनुमति दे देते हैं, जिससे वे व्यवस्थापूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन जिससे वो क्या अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति देखिए स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर देखिए टालू काम करने पर कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। किसी न किसी तरह से वो काम क्या करते रहते हैं, ठीक है? काम करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी तरह से काम काम करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। देखिए, ऐसी स्थिति में जहाँ 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 काम करने वालों का ना दिल लगता है और ना दिमाग, क्योंकि पेशा के अनुसार काम निर्धारित कर दिया जाता है, तो उसमें उसका ना दिल लगता है और ना दिमाग। कोई कुशलता जैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह देखिए निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि देखिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो यानी कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। क्योंकि यह देखिए मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देते हैं। यानी कि मनुष्य के जो रुचि होते हैं, जो काम करने की रुचि होती है, किसी का इच्छा होता है कि शिक्षक बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, लेकिन जाति प्रथा क्या करता है, उसको जो है बाँध कर रखते हैं, तो आत्मशक्ति को दबा कर रखते हैं, जिससे वो स्वाभाविक जो है नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देते हैं, जिससे अच्छे से काम वो नहीं कर पाते हैं। देखिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेते हैं, यानी इस समस्या को रचनात्मक पहलू को लेता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। देखिए,
मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछता है कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? तो देखिए, तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, भ्रातृत्व यानी भाईचारे पर आधारित होगा। यानी कि आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में स्वतंत्रता होना चाहिए, सभी को समान अधिकार होना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, ठीक है? तो भ्रातृत्व पर आधारित होगा। देखिए यह ठीक नहीं है, भ्रातृत्व अथवा भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति को हो, किसी भी समाज को, तो भाईचारे बनाकर रहे, तो भाईचारे बनाने से किसी को क्या आपत्ति आपत्ति जो है हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता गतिशीलता होनी चाहिए कि उसमें कोई भी वांछित जो है वांछित परिवर्तन समाज के लिए समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित मतलब कोई जो है लाभदायक परिवर्तन क्या होना चाहिए कि समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित होना चाहिए। यानी कि अच्छे से परिवर्तन हो तो समाज में जो है संपूर्ण समाज का होना चाहिए, ठीक है? देखिए ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कि बहुत से लोगों का जो हित होता है, जो जो बहुविध कार्य होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होना चाहिए कि सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, ठीक है? देखिए सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए और सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। देखिए तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। यानी दूध और पानी की तरह जो है भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यह वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। देखिए क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन जो है, एक शासन की जो है एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान-प्रदान का नाम है, ठीक है? आदान-प्रदान का क्या है? नाम है। देखिए इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति देखिए श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए, यानी कि अपने जो साथियों हैं, उन साथियों के प्रति चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। तो इस चैप्टर का विश्लेषण आज के सेशन में किए हैं। इसका जब पार्ट 2 में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और पार्ट 3 में इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग को जो है सब पूरे हिंदी बुक को जो है अच्छी तरह से जो है पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।